हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सारे लेक्चर्स को आपने अच्छे से देखा होगा। साथ ही साथ आपको मैंने रोज डेली बोला है कि एनसीईआरटी आप पढ़ते जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी यहाँ पर पढ़ाती हूँ वो पूरा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो एक बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ कर आएंगे, जो भी टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। और अभी तक हमने अपने बायोलॉजी क्लास 12 के 2 चैप्टर लगभग हमारे कंप्लीट होने पर आ गए हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किया एंड सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी हमारे लास्ट के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो आइए आज की क्लास भी हम कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का वो है आपका इम्प्लांटेशन एंड गेस्टेशन। तो आइए पहले हम थोड़ा प्रीवियस क्लास की बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया और फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जैसे कि बात की थी कि सबसे पहले हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपना गेस्टेशन। फर्स्ट डे मैंने आपको बोल दिया, सॉरी, गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था कि हम किस वे में अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक था गैमेटोजेनेसिस का, जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें पहले तो हमने अपने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ा। उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डीपली पूरा उसको एनालाइज किया एंड फिर हमने गैमेटोजेनेसिस की बात की थी, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी। एक जैसे कि हम इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था ओनली कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे रिप्रोडक्शन तो बहुत सारे टाइप्स के भी हैं, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, बट ह्यूमन्स में ओनली कौन सा मैंने बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, इसका भी आंसर बताया था। क्योंकि जो आपके जेनेटिक्स वाले साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वही ट्रू रिप्रोडक्शन है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है। उसमें जो आपका न्यू वंस, जो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाई होता है और एडवांस होता है। इसलिए आपकी नेचर जो फेवर करती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करती है। तो इसलिए आपके जो ह्यूमन्स हैं वो हायर एनिमल्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनमें केवल क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। उसमें अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको 2 गैमेट्स चाहिए। आपको पता होगा कि जब 2 गैमेट आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं तब वो हमारी क्या कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था, अपने मेल गैमीट को फाइंड किया था। उसके बाद हमने अपने oogenesis पढ़ी थी। oogenesis में हमने फीमेल गैमीट को फाइंड किया था। और आपको जैसा कि पता होगा अगर आप पहले क्लास लिए हैं, तो दोनों प्रोसेस में बहुत लार्ज डिफरेंस था, है ना। ये अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल स्टार्ट कर देती थी और आपका जो मेल था वो प्यूबर्टी आने के बाद स्टार्ट करता था प्रोसेस, ठीक है। वो पूरी प्रोसेस हमने डीपली पढ़ ली है। अब हमने फिर सेकेंड क्या पढ़ा था, जैसे कि जब हम गैमीट बना लेते हैं तो गैमीट अलग अलग बॉडी में बनता है। मेल का गैमीट मेल बॉडी में और फीमेल का गैमीट फीमेल बॉडी में। तो ऐसे तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, अब हमको दोनों गैमीट को साथ में लाना होगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनसेमिनेशन, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसको हम बोलते हैं इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन में क्या था, जैसे कि आपको पता है कि फीमेल में ही जो फीटस होता है वो डेवलप करता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो जो फीमेल का गैमेट है वो तो फीमेल बॉडी में ही रहेगा, बट हमको मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाना होगा। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। मेल गैमेट का इजैकुलेशन होकर के फीमेल के वजाइना में ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है इनसेमिनेशन। लास्ट की क्लास में हमने ये कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन जब आपके दोनों गैमीट आपस में पास आ चुके हैं, अब ये जब फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। जब दोनों गैमीट का फ्यूज़न हो जाएगा, फ्यूज़न होने के बाद वो जब जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
यहाँ तक का जो भी हमारा टॉपिक है वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इनके बीच में और भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है और भी चीज़ें हैं, वो भी हमने बहुत अच्छे से कवर की है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, अब लास्ट का रह गया है। अब फर्टिलाइजेशन जाइगोट जब बन गया है तो उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे यूट्रस में फीमेल के, और फिर क्या करेंगे उसका गेस्टेशन। ये सब टर्म मैंने आपको पहले भी बता चुकी है कि ये सब क्या होता है, ठीक है। गेस्टेशन क्या था, गेस्टेशन मैंने आपको बताया था कि जब 9 मंथ तक बेबी या फीटस जो आपकी मदर की बॉडी में डेवलप करता है तो उस 9 मंथ के पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो ये गेस्टेशन हमको पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इम्प्लांटेशन पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद लास्ट आपका टॉपिक रह जाएगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, और चैप्टर फिर एंड की तरफ बढ़ जाएगा। तो आते हैं हम अपने चौथे टॉपिक पे, और आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं इम्प्लांटेशन। अब जैसा कि जब हमने बात की थी, हम एक अपने यूट्रस का क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं एक बार कि कहाँ पर जाइगोट का जो था वो फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। ये क्या है, आपकी फैलोपियन ट्यूब है, जहाँ पर आपका जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कल हमने क्लास अपनी एंड की थी कि आपका जो मेल गैमीट है और आपका जो ओवम है वो फ्यूज़ करके वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं जाइगोट, ठीक है। ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है जाइगोट। जब ओवम पे हमने लास्ट क्लास ख़त्म की थी तो जब ओव्यूलेशन हमने बताया था कि जब ओवरी से जब आपका एग निकलता था तो एग अपने साथ साथ 2 लेयर के साथ और निकला था। एक आपकी थी जोना पेल्यूसिडा और एक लेयर आपकी थी कोरोना रेडिएटा। याद है कल की क्लास, यहाँ पर क्या थी आपकी कोरोना रेडिएटा। ये 2 लेयर के साथ आपका एग आपके फॉलिकल से बाहर निकलता था। एक और क्या थी आपकी कोरोना रेडिएटा, ठीक है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जब आपका स्पर्म और आपका जब ओवम फ्यूज करके जब जाइगोट बना लेता है, तो जाइगोट बनने के बाद भी जो आपकी जोना पेल्यूसिडा वाली लेयर है वो अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और जो आपकी कोरोना रेडिएटा है वो क्या हो जाती है, वो अब ख़त्म हो जाती है, वो लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट यहाँ पर ओवम की जोना पेल्यूसिडा लेयर अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो जाइगोट है ये किस तरीके से अब डिवाइड करके आपका एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बनाने के बाद आपका मोरुला बनाएगा। मतलब ये सब क्या है, ये सब आपकी स्टेजेस हैं। जैसे जैसे देखो, जैसे हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एक सेल है। अब सेल में डिवाइड कर करके टिश्यू बनता है, और फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो जाइगोट हमारा एक सेल है, अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, डिवीज़न करेंगे, और डिवीज़न कर करके हम फीटल के अपने पूरे ऑर्गन्स बनाएंगे। तो जब ये डिवाइड करेगा तो इसका नाम भी तो बदल जाएगा ना, जब सेल ज़्यादा होती जाएंगी तो उसका नाम बदल जाएगा। तो अब जाइगोट जब डिवाइड कर करके कितनी स्टेजेस में आ करके कब इम्प्लांट होगा और किस तरीके से ये पूरी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, वो अभी हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या पढ़ना है आज हमको? तो जैसा कि हमने बात की कि ये हमारा क्या बना है, ये हमारा है जाइगोट, और जाइगोट के ऊपर हमारी लेयर प्रेजेंट है कौन वाली, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जाइगोट, जो कि कैसा होता है, 2n होता है। मैंने आपको बताया था कि जो जाइगोट होता है, मतलब जितने भी मदर सेल हैं, जाइगोट हैं, ये सब कैसे होते हैं, 2n होते हैं। मतलब इनमें क्रोमोसोम्स 46 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो आपके गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो 23 होते हैं, यानी कि वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, वो nn होते हैं, ठीक है। ये बात हम शुरू से कई बार पढ़ते आ रहे हैं, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। जैसा कि बोला था कि ये क्या है, मान लो ये आपका एग है और ये आपका मेल गैमीट है। ये इनकी कितनी प्लॉइडी होगी, n होगी, और इनमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे,
ठीक है। अब ये दोनों गेमीट मिलकर के ही जाइगोट का फॉर्मेशन किए हैं, तो ये जब 23 मिलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 46 क्रोमोसोम। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समझिए कि जो आपकी बॉडी की हर एक सेल होती है, ठीक है, आपकी बॉडी की हर एक कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और आपकी बॉडी की पूरी सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। कौन सी होती है, डिप्लॉइड। इस 46 क्रोमोसोम्स में से आपके जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ऑटोजोम। ऑटोजोम का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये आपके मेल और फीमेल दोनों में ये कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स 44 वाले जैसे जैसे मेल की बॉडी में होगा वैसे ही फीमेल की बॉडी में होगा। बट आपके जो 46 के बाद जो आपके 2 क्रोमोसोम्स बच गए वो आपके होते हैं 6 क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो बनने वाला फीटस है वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा। मतलब 1-2 कैसे होंगे, मेल में क्या होगा, मेल में होता है आपका X और Y, ठीक है, और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में आपका होता है X और X। ये बात क्लास 10 से पढ़ाई जा रही है, बट क्लास 12 में भी जाइगोट बनने के बाद नीचे कुछ लाइंस दिया हुआ है कि सेक्स मतलब डिजायर मतलब डेस्टिनेशन का कि क्या होगा, कौन बॉय बनेगा कौन गर्ल बनेगा, इसलिए यहाँ पे भी छोटा सा बताया जा रहा है। ये बात आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। क्या बताया मैंने कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 2 प्रकार के क्रोमोसोम होंगे। फर्स्ट आपका ऑटोजोम जो आपके मेल फीमेल दोनों में इक्वल और सेम होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 2 क्रोमोसोम्स होंगे जो कि ये डिसाइड करेंगे कि जेंडर क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। मेल में कैसा होता है, वो X एंड Y होता है। फीमेल में क्या होता है, X और X होता है। बात समझ में आ गई। मतलब कि यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है देख करके कि फीमेल ये डिसाइड नहीं करती है कि आगे आने वाला जेंडर बॉय होगा या गर्ल होगा। जो फीमेल पे ये ब्लेम किया जाता है कि आज मतलब जो पुराने कल्चर जो भी हैं, जो पुराने सोचे हैं, उसमें यही बोला जाता है कि सारी फीमेल की गलती है, लड़का चाहिए होता है, लड़की से लोग प्रॉब्लम होती है लड़की से क्योंकि उनका वंशज आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं वो आजकल तो कम ही फॉलो होती है, बट कुछ जगह अब भी ये बात है कि फीमेल की वजह से ये सारी लड़की जो होती है फीमेल की वजह से होती है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर एक फीमेल का कोई भी रोल नहीं है जेंडर डिसाइड में, क्योंकि इसके दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, दोनों क्रोमोसोम्स XX हैं। मतलब कि ये डिसाइड नहीं करेगी कि जेंडर क्या होगा। डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड मेल करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके जो क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर XY इसलिए दे देते हैं कि बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से कोई नाम नहीं है तो XY से XX से हम डिनोट करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये डिफरेंट है, एक X है तो एक Y है, यानी कि जो ये क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। कहा जाता है कि अगर मेल से X क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, और फीमेल से तो X ही आ सकता है, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जब XX हो जाता है तो जो आपका जेंडर हो जाता है वो हो जाता है गर्ल। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, गर्ल बर्न करेगी, जो न्यू वन होने वाला है। और अगर आपके मेल से Y क्रोमोसोम्स जाता है और फीमेल से तो X ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका बॉय। तो इस तरीके से आपका मेल ही डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाला जो जेंडर है वो गर्ल होगा या बॉय होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 46 क्रोमोसोम्स का जो सीन होता है, जो आपके NCERT के जाइगोट यानी कि जो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद की कुछ लाइनें दी हुई हैं, उसका मीन्स ये है। बात समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़े इम्प्लांटेशन पे। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स वाला सीन था। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जब हमने देखा कि अब देखते हैं कि जाइगोट का जो डिवीज़न सेल में होगा वो कैसे होगा। ये आपका जाइगोट हुआ, ठीक है, ये आपकी आउटर लेयर हो गई जोना पेल्यूसिडा। ये कहाँ पर हो रहा है, ये सब आपके फैलोपियन ट्यूब में ही काम हो रहा है अभी। जब जहाँ पर आपके दोनों गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाए हैं, फैलोपियन ट्यूब, उसी के अंदर ये डिवीज़न अब चलेंगे। ओके, अब ये जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट अब सेल का डिवीज़न कर देगा। ठीक है, यहाँ पर 2 सेल, कौन सा डिवीज़न हुआ है यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर जाइगोट से कौन सा डिवीज़न हुआ है,
एक सेल से दो सेल कौन से डिवीजन में बनते हैं? माइटोसिस में, ठीक है। किस में बनते हैं? माइटोसिस में। माइटोसिस यहाँ पर क्यों हो रहा है? माइटोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी बॉडी की पूरी सेल्स कितनी होती हैं? 2n होती हैं। और माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें आपका पोलैरिटी लेवल चेंज नहीं होता है। अगर सेल 2n है, डिप्लॉयड है, तो आगे डिवीज़न होने वाला भी कैसा होगा? डिप्लॉयड ही होगा। और हमको अपनी बॉडी का सेल डिप्लॉयड बनानी है, इसलिए ये डिवीज़न कैसा हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। लेकिन एक और चेंज है यहाँ पर, माइटोसिस होने के बाद जैसे क्या होती थी, एक सेल अलग दूसरी सेल अलग, दो सेल अलग अलग बन जाती थी। यहाँ पर सेल अलग बन रही हैं, बट जो आउटर कवरिंग है ना, जो आपकी जोना पेल्यूसिडा है, जो आपकी आउटर जो कवरिंग है, उसका साइज चेंज नहीं होगा। वो साइज कैसा होगा? सेम होगा। जैसे मान लो एक बलून का साइज है, अब हम उसको बलून को 2 बलून बनाना है, तो उसका साइज कैसा हो जाएगा? बलून का साइज छोटा हो जाएगा, बट ऊपर की जो उसकी कवरिंग है वो कैसी रहेगी? वो सेम रहेगी। तो इस टाइप के स्पेशल माइटोसिस को हम बोलते हैं क्लीवेज। आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे क्लीवेज मेंशन है, ठीक है। क्या है? क्लीवेज। इस डिवीज़न को हम बोलेंगे, इस स्पेशल टाइप के डिवीज़न को बोलेंगे क्लीवेज, जिससे माइटोसिस हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन रही हैं, पोलैरिटी लेवल चेंज नहीं हो रहा है, पर आपका जो आउटर साइज है सेल का वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो एक सेल से दो सेल तो बन गई, बट साइज चेंज नहीं हुआ, और इस डिवीज़न को हमने बोल दिया क्लीवेज। यहाँ तक बात समझ में आई? आपका जाइगोट एक सेल था, डिवाइड करके क्या बन गया? एक सेल से दो सेल। अब फर्दर डिवीज़न होगा, जब फर्दर डिवीज़न होगा तो दो सेल से कितनी सेल बन जाएंगी? दो सेल से आपकी बन जाएंगी 4 सेल, ठीक है। ये आपके जोना पेल्यूसिडा है, और यहाँ पे 2 सेल से आपकी बन जाएंगी 4 सेल। अब ये जो 4 सेल बनी हैं, अब इसका नाम जाइगोट नहीं होगा, अब इसका नाम हो जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे जैसे सेल का डिवीज़न होता हो जाएगा, वैसे वैसे जो आपकी ये स्टेज वाइज जो आपके डायग्राम है उसका नाम चेंज होता जाएगा, ओके। एक सेल से 2 सेल बना, 2 सेल से 4 सेल बना, अब इसका नाम हो गया एम्ब्रियो, ठीक है। अब आगे जाएंगे, अब 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, इस तरीके से आपकी डिवाइड होती रहेंगी सेल, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर आपकी जो डिवीज़न हुआ, और डिवीज़न हो करके एक स्टेज आई आपकी 8 से 16 सेल की, ठीक है। आपकी 8 से 16 सेल की जो ये स्टेज आएगी, तो उसको हम नाम देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे 12 तक कर लो। अब इस तरीके से मान लो कि जब डिवाइड होगा तो डबल ही क्वांटिटी होगा, तो 8 से 16 इस तरीके से मान लो, 8 से 16 जो आपकी सेल स्टेज होगी उसको हम बोलेंगे मोरुला, ठीक है। क्या बोलेंगे? मोरुला। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा? इस स्ट्रक्चर का नाम होगा मोरुला। ये पूछा जाता है, ठीक है। ये बात आप अंडरलाइन कर लेंगे, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो लिख लेंगे। जो 8 से 16 सेल की स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? हम मोरुला बोलते हैं। ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? अब ये जो सेल बनी है ना, जो सेल के अंदर है, ये सारे जो सेल्स बने हुए हैं, इन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। क्या बोलते हैं इन सेल्स को? ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। ब्लास्टोमेयर्स या ब्लास्टोमर्स, ठीक है। ब्लास्टोमेयर्स इन सेल्स का नाम होता है, बट ये जो आपकी पूरी एक स्ट्रक्चर है उसका नाम अलग होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम ये क्या हुआ? एम्ब्रियो, और इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ आपका मोरुला। बट इनके अंदर जो सेल डिवाइड कर रहे हैं उन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। यानी 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स वाले स्ट्रक्चर का जो नाम होगा वो होगा मोरुला, ठीक है। और बाकी इसके पहले 8 से 16 के पहले क्या होगा? एम्ब्रियो। और अगर सिर्फ सिंगल सेल है तो वो क्या होगा? जाइगोट। तो आप देख रहे हैं कि डिवाइड सेल हो रहा है, और उसके हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका नेम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अभी ये जितना भी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये सब आपके किस में हो रहा है? ये सब आपके हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में। इसमें ये जो आपके फैलोपियन ट्यूब है, एम्पुला रीजन में क्या हुआ था? आपके एम्पुला रीजन में आकर के ये दोनों की फ्यूज़न हुआ था। और अब एम्पुला से, जब मैंने बताया था कि आपके फैलोपियन ट्यूब में क्या पाए जाते हैं? कोल्यूमिनार सीलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि आपका जो वो था
जाइगोट था वो कैसा था, नॉन मोटाइल था, वो तो मूव कर नहीं सकता, तो उसमें सीलिया वाले सेल पाए जाएंगे। जब सीलिया मूव करेंगे तो उसके साथ साथ आपका जाइगोट भी आगे मूव होता जाएगा विथ डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ से आपका डिवीज़न हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे आपका जाइगोट मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि उसको यहाँ पे यूट्रस में आकर इम्प्लांट होना है, इसलिए आपका यहाँ पर मूव कर रहा है, और मूव करते हुए डिवीज़न के साथ वो अपना मूव कर रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ तक इसकी जो मोरुला स्टेज है वो आ जाती है। मोरुला स्टेज तक आपको बात समझ में आ गई है। अब हम यूट्रस में चेंजेस देख लेते हैं, ठीक है। यूट्रस में आप क्या जानते हो यूट्रस के बारे में? यूट्रस के बारे में आप जानते हो कि जो आपका यूट्रस होता है वो आपकी 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। एक आपकी थी पेरीमेट्रियम, एक आपकी थी मायोमेट्रियम, और एक आपकी थी इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम से आप काफ़ी अच्छे से परिचित हो, इसको हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी पढ़ा था। जब इसका सिक्रेटरी फेज आता था तो इसकी जो लेंथ होती थी, साइज होती थी, वो उसको इंक्रीज करता था। और ये कैसे लेयर होती है आपकी इंडोमेट्रियम? आपकी इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो होती है ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है। ये सिक्रीशन करती है। कैसी लेयर होती है आपकी? ग्लैंडुलर लेयर होती है, जो कि सिक्रीशन करती है आपके ग्लाइकोजन का, ताकि जब फीटस आकर के इसके अंदर इम्प्लांट हो तो इसका साइज इंक्रीज हो, ताकि वो कंफर्टेबली जा कर के इम्प्लांट हो जाए। दूसरा सिक्रेशन ये इसलिए करती है ताकि जब वो इम्प्लांट हो जाए तो उसको न्यूट्रिशन के लिए कुछ चाहिए तो होगा ना, बेबी को कुछ खिलाई पिलाएगी तब तो वो डेवलप करेगा ना। तो इसलिए आपकी इंडोमेट्रियम कैसी होती है? ग्लैंडुलर होती है, और अपने साइज को इंक्रीज करती है जब ओव्यूलेशन होता है। आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का लेक्चर अगर लगाया है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। आपकी जो इंडोमेट्रियम है वो अपने साइज में क्या हुई है? इंक्रीज हो गई है और सिक्रीट कर रही है ग्लाइकोजन का, ठीक है। ये आपके क्या हो गए? यूट्रस में चेंजेस हो गए। और बाकी जो आपकी 2 लेयर हैं वो क्या काम करती हैं? वो एक पेरीमेट्रियम है जो कि सिर्फ कवरिंग का और प्रोटेक्शन का काम करती थी, और साथ ही साथ पेरीमेट्रियम। और आपकी जो मायोमेट्रियम है वो कब काम करेगी? वो काम करेगी आपके जब पार्चुरेशन के समय, कॉन्ट्रैक्शन में, जिससे बेबी की डिलीवरी आसानी से हो सके। तो ये लेयर का काम तो इतना कुछ खास है नहीं अभी यहाँ पर। मेन जो आपकी लेयर है वो कौन सी है? इंडोमेट्रियम है, और इंडोमेट्रियम लेयर में ही क्या होगा? आपके इम्प्लांटेशन होगा। तो इंडोमेट्रियम लेयर भी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, और साथ ही साथ आपका ये जो आपका मोरुला वाला स्टेज है वो भी यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे ये जो आपकी मोरुला स्टेज है, ठीक है। अब मोरुला स्टेज में जब डिवीज़न होगा तो स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। देखते हैं क्या कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब ये 16 है, 16 से जब डिवाइड करेगी तो वो कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, 32 हो जाएगी। डबल होती है सेल की जो क्वांटिटी है। तो जब ये डिवाइड करने के बाद अब ये बन जाएगी आपकी 16 सेल वाली स्टेज। तो अब सेल का जो अरेंजमेंट है ना वो दूसरे तरीके से होगा। जैसे यहाँ पर आपके पेरीफेरी पर सेल्स जमा हो जाएंगी। अब डिवाइड कहाँ पर होगा? आपकी सेल पेरीफेरी पे। अब बीच में बन जाएगी कैविटी। इस तरीके से आपकी पेरीफेरी पे सेल्स अरेंज हो गई हैं, और बीच में भी कुछ सेल्स रहेंगी, कुछ सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होंगे बीच में भी, ठीक है। और बीच में, और बाकी में क्या हो जाएगी? बाकी में आपकी प्रेजेंट होगी कैविटी। और ये आपकी जोना पेलुसिडा अभी तक बरकरार है, ठीक है। अभी तक ये बनी हुई है, अभी तक ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमेयर अलग है, ब्लास्टोमेयर इन सेल्स के नाम है, ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है। ओके, तो ये आपका बन गया है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या है? आपकी पेरीफेरी पे सेल्स लगी हुई हैं, बीच में सेल्स की कैविटी है, कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, और एक साइड में एक सेल का ग्रुप रखा हुआ है जिसका नाम होता है इम्ब्रेयोब्लास्ट। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है इम्ब्रेयोब्लास्ट। और इसका क्या नाम होता है? इनर सेलुलर मास।
अब शायद आपको समझ में आया हो। इनर सेलुलर मास एनसीईआरटी में मेंशन है ना, इनर सेलुलर मास। और ये जो आपकी पेरीफेरी पे सेल्स है, आउटर सेल्स, उनका नाम होता है, ठीक है, उनका क्या नाम है, इनका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो आपकी बीच की जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम होता है ब्लास्टोसील, ठीक है। तो आपकी ये जो स्ट्रक्चर का नेम है, ये क्या है आपका स्ट्रक्चर, ब्लास्टोसिस्ट है। और ब्लास्टोसिस्ट ही इस स्टेज में ही एंडोमेट्रियम में जाकर के क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। आपकी ये जो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज है, अब ये फैलोपियन ट्यूब से निकल चुकी है, यूट्रस में पहुंच चुकी है, ये आपकी यूट्रस में पहुंच चुकी है। अब इसी स्टेज में क्या होगा, आपके जो एंडोमेट्रियम के अंदर आपकी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो जाएगी। उसके बाद आपके फीटल का जो डेवलपमेंट है वो चालू हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपकी इम्प्लांटेशन वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली है। एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये आउटर लेयर जो आपकी है वो जोना पेल्यूसिडा है, ठीक है। आउटर लेयर आपकी क्या है, जोना पेल्यूसिडा है। उसके बाद आपकी जो आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, आपका जो मोरुला स्टेज था, अब वो जब डबल हो गया, डिवाइड कर गया, तो बन गया ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, 32 सेल स्टेज है, ठीक है, 32 सेल स्टेज है। ये सब बात आप जितना भी बोर्ड पे नोटेड है सब आपको एकदम टिप्स पे लर्न होना चाहिए। 8 से 16 सेल स्टेज को हम मोरुला बोलेंगे, 32 सेल स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, ओके। अब ये ब्लास्टोसिस्ट में क्या स्ट्रक्चर है इसका, इसके अब पेरीफेरी पे सेल्स लग गए हैं और बीच में कैविटी बन गई है, और कैविटी के साइड में एक सेल का ग्रुप बचा हुआ है जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट, और जो साइड वाली सेल्स है उसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और आपकी जो कैविटी है उसका नाम हो जाएगा ब्लास्टोसील। ये आपकी स्ट्रक्चर है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की। अब आगे चले इम्प्लांटेशन की तरफ, चलो अब इम्प्लांट कर लेते हैं इसको। ये आपका यूट्रस था, ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छे से कलर कर लेते हैं ताकि जब हम इम्प्लांट करें तो हमको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। थोड़ा डार्क हो गया, कोई बात नहीं। इसको ये कब होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज पढ़ाई हैं। एक पढ़ाई है मैंने आपको मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें आपकी ब्लीडिंग होती है, सेकंड आपको पढ़ाई है फॉलिक्यूलर फेज जिसमें आपके फॉलिकल का डेवलपमेंट होता था, तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था ल्यूटियल फेज जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और ओव्यूलेशन होकर के ओवम आपका बाहर निकल जाता है। उसके बाद होता है प्रोजेस्टेरॉन का ढेर सारा सिक्रीशन जिससे कि ये आपकी एंडोमेट्रियम की जो लेयर की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता था। याद है ये सारी चीज़ें? तो अगर नहीं याद है तो नोट्स पलट के भाई रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ रहे हो तो पीछे का चीज़ भी याद साथ ही साथ होना चाहिए। चलो एंडोमेट्रियम मस्त एकदम अच्छी सी बड़ी हो गई है, इम्प्लांट करने के लिए रेडी है। अब जैसे ही आपकी जो मोरुला स्टेज वाली जो सेल है, ये बहुत थिक ज़्यादा हो गया, 1 मिनट, ठीक है। ये जो आपकी मोरुला जो आपकी बन चुकी है वहाँ पे जो इम्प्लांटेशन के लिए वो मान लो यहाँ पर आई, ठीक है। ये आपकी आउटर कवरिंग था, ये अंदर यहाँ पे आपका ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर सेल्स, बीच में सेल की कैविटी है, और क्या है, और यहाँ पर आपका एक सेल का ग्रुप है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनर सेलुलर मास, या फिर हम बोल रहे हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। और आउटर में आपकी जो अभी तक चली आ रही है साथ साथ जोना पेल्यूसिडा, वो वाली लेयर है। ये आपकी 32 सेल स्टेज है और इसको हम क्या बोले थे, ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे थे। अब ये ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, अब भाई टाटा बाय बाय बोलने को आ गई है आपके जोना पेल्यूसिडा। अब हमें इसको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद ये जो हमारी मोरुला वाली स्ट्रक्चर है वो हमको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देनी है।
ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि अब हम इसको अंदर के साइड में बनाने वाले हैं। क्या बोला मैंने? बोला ब्लास्टोसिस्ट आपका यूट्रस में आ चुका है। ठीक है, आने के बाद अब बारी है इम्प्लांटेशन की। अभी तक सेल में डिवीजन चल रहा था और एक ऐसी स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर रहे थे ताकि वो स्ट्रक्चर को हम फॉर्म कर सकें। जब आपका सेल का स्टेज 32 हो जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, तब वो सेल जाकर के आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांट हो जाएगी। और अब क्या होगा, आउटर जो ज़नब पैलिसिडा लेयर अभी तक चली आ रही थी वो ब्रेक करेगी और जो अंदर आपका, जिस साइड में आपका ये वाला अंदर वाली सेल थी जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेलुलर मास बोल रहे हैं, उस साइड से जा कर के ये इनर सेलुलर मास वाला यहाँ पर अंदर इम्बेडेड हो जाएगा आपके किसके अंदर? एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। उसके बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम लेयर आउटर से कवरिंग कर देगा और एम्ब्रियो को अंदर ले लेगा। अभी वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर फॉर्म करने जा रहे हैं, इसलिए हमको ये इरेज करना पड़ेगा। या फिर छोड़ो, चलो यहाँ पर हम छोटा सा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है? आउटर कवरिंग है। यहाँ पर आपकी ट्रोफोब्लास्ट वाली सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका वो जो सेल का ग्रुप था जिसको हम इनर सेलुलर मास बोल रहे हैं वो है। ठीक है, वही करके यहाँ पर आपके एंडोमेट्रियम में क्या कर जाएगा? इम्प्लांट कर जाएगा। और आपकी जो प्रोसेस है किसकी? इम्प्लांटेशन की, वो प्रोसेस यहाँ पर क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही ये इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होने के बाद आपकी जो एंडोमेट्रियम है इसकी क्या कर देगी? ऊपर से कवरिंग कर देगी और इसको अपने अंदर इस तरीके से इम्बेडेड कर लेती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ में जो आपकी प्रोसेस है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस, वो क्या हो चुकी है? वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये अब क्या हो गया है? ये आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आपका यहाँ पर इम्प्लांट हो चुका है। इम्प्लांट हो चुका है। ठीक है, इम्प्लांट कंप्लीट या फिर इम्प्लांटेशन कंप्लीट। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या था? इम्प्लांटेशन जब आपका जाइगोट डिवाइड करके एक ऐसी सेल स्टेज में आ जाए जिसको हम 32 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट बोलें, उसके बाद वो यहाँ पर एंडोमेट्रियम में आकर कुछ इस तरीके से इम्प्लांट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। क्या हो जाए? इम्बेडेड हो जाए या फिर इससे जाकर के अटैच हो जाए। अब किस पे? एंडोमेट्रियम, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर पे जाकर के अटैच हो जाना ब्लास्टोसिस्ट का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। होपफुली आपको इम्प्लांटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं, एक बार हम और देख लेते हैं कि अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है? जाइगोट था। जाइगोट आपके फैलोपियन ट्यूब में बन चुका था। अब जाइगोट में चालू होगा माइटोसिस। क्यों माइटोसिस? इसलिए क्योंकि हमारी सारी बॉडी की सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। और माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिससे सेल की प्लॉइडी लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद इसने डिवाइड किया, एक सेल से दो सेल। ये कुछ स्पेशल टाइप का माइटोसिस था जिसमें आपकी सेल की जो आउटर ग्रोथ है वो नहीं हो रही है। आउटर जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सिर्फ अंदर से आपके सेल का डिवीजन हो रहा है। इस टाइप के माइटोसिस को हम क्लीवेज नाम से जान रहे हैं। ओके, तो क्लीवेज हुआ, एक क्लीवेज, उसके बाद फिर से अब ये सेल जब ब्लास्टोमेयर्स, आपके जो ब्लास्टोमेयर्स डिवाइड कर रहे हैं, जब आपकी जो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, तो अब इन स्ट्रक्चर के नाम चेंज हो रहे हैं। आपका इम्ब्रियो बना डेवलप करके, इम्ब्रियो के बाद आपका 8 से 16 तक की जो भी 8 रहेगा 16 तक की जो आपकी पूरी स्टेज है सेल की, वो कहलाएगी आपकी मोरुला। और मोरुला के बाद एक लास्ट स्टेज सेल की बन गई, इसको हमने बोला ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर के आपके एंडोमेट्रियम लेयर पे क्या हो गया? अटैच हो गया। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यहाँ पर आपका इम्प्लांटेशन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये सारी जो क्रिया हो रही है, ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं, वो आपके फर्टिलाइजेशन के 1 वीक में ये सारे प्रोसेस हुए हैं। इन सारे प्रोसेस को कितने दिन लग गए हैं? 7 दिन। 7वें दिन आपका इम्प्लांटेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट। कितना दिन लग गया है इन सारी प्रोसेस को?
जगह तो यहाँ बच्ची नहीं है, यहीं पे लिख देते हैं 7 डेज लग जाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेंगे इस प्रोसेस में कितने लग जाते हैं कंप्लीट होने में। 7 डेज आपके लग जाते हैं। अब आपका जो 8वां दिन से जो अब आपके जो ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पे इम्प्लांट होने के बाद जब चेंजेस आएंगे तो वो अब 8वें दिन चेंजेस आएंगे। आपकी ट्रोफोब्लास्ट अलग से होगी और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जिससे कि किस तरीके से आपका फीटस बन रहा है उस प्रोसेस को हम देखेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन। बात समझ में आई? ठीक है, वो आपका कुछ इस तरीके से था। ये आपका था ट्रोफोब्लास्ट आउटर पे। अब आपको जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, चलो ब्लास्टोसिस्ट का भी एक बार बना ही लेते हैं फिर से। यहाँ पर आपका ट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है, साइड में बीच में आपकी सेल का एक ग्रुप था जिसको हमने बोला था, बीच में जो सेल का ग्रुप था जिसको हमने क्या बोला था, या तो एम्ब्रियोब्लास्ट बोल लीजिए इस ग्रुप को, या तो आप इनर सेलुलर मास बोल सकते हैं, क्योंकि जो इनर सेलुलर मास वाला साइड होगा वही साइड आपके मतलब वही जाकर के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा। ये आपका क्या था, ये आपका था ब्लास्टोसील। ठीक है, एक बार में इतने सारे टर्म नहीं याद हो रहे हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ जाती है, उसको हमको 2-3 बार नई चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तभी वो चीज़ हमको अच्छे से समझ में आती है। अगर ये टर्म याद नहीं हो रही है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ट्राई करते रहो, 2-3 बार में आपको चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी। ये क्या है, आपका ब्लास्टोसील है और आपकी ये जो स्ट्रक्चर इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और आपका एक स्ट्रक्चर और है इस मिलते जुलते नाम से जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। तीनों चीज़ अलग अलग हैं। ब्लास्टोमेयर वो सेल्स थी जो डिवाइड कर रही थी, ब्लास्टोसील एक कैविटी का नाम है, सील, ठीक है, और आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर इम्प्लांट हो चुका है, अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे? अब इसमें चेंजेस ये आएंगे कि जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट है ना, वो अब चेंज हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में, क्योंकि अब ये भी डिवाइड करेगी ना, सेल में डिवीज़न ही होना है, डिवीज़न हो करके ही आपका फीटस का फॉर्म होना है। एक और बात रह गई है, एक बार रुक जाओ। जब ये आपका ट्विंस वाला चीज़ें रह गई है आपकी, चलो वो बता देंगे, बाद में बता देंगे ना कि कैसे ट्विंस बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं है, बस एक क्यूरियसमेंट रहती है कि ट्विंस कैसे बनते हैं, क्या होता है उनके बारे में। तो वो बात हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद बता देंगे, या फिर कभी भी एक छोटा सा टॉपिक है 5-10 मिनट का, उसको समझा देंगे। चलो ठीक है, ये क्या है आपका ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसिस्ट है। अब क्या होगा, अब इसमें होगा आपका डिवीज़न। ठीक है, ये आपका जो आउटर पार्ट है आपका ट्रोफोब्लास्ट का, वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और क्या है, अंदर आपका सेल है, ये वाला बहुत डार्क कलर है, आई थिंक इज नॉट विजिबल, सो ये आपका अंदर वाला सेल वाला ट्रोफोब्लास्ट है, और बाहर वाला क्या है ये बताते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट आपका चेंज हो गया है 2 पार्ट में, एक आपका अंदर वाला सेलुलर पार्ट और एक आपका बाहर वाला पार्ट। ठीक है, बाहर वाले पार्ट में कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक फ्लूइड है जिसमें जो न्यूक्लियस है ना वो इस तरीके से इसमें तैर रहे हैं, मतलब इसमें प्रॉपर सेल नहीं बना है। ठीक है, प्रॉपर सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, एक यहाँ पर फ्लूइड बन गया है और फ्लूइड के अंदर इस तरीके से क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस तैर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रोफोब्लास्ट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक ट्रोफोब्लास्ट को हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि साइटो मतलब, ठीक है, सेल, ठीक है, साइटो से सेल याद रखेंगे, यानी कि जो कंप्लीट सेल बन चुका है ट्रोफोब्लास्ट में उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। अदरवाइज जो ऐसे सेल रह गए हैं जो कि अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, यानी कि अभी इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं आई है, ये क्या न्यूक्लियर तो डिवाइड हो चुका है। आपने ऐसा डिवीजन भी पढ़ा है जिसको हम लोग कैरियोगैमी बोलते हैं। कैरियोगैमी में क्या होता है, ओनली न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन
नहीं हो पाता है, यानी कि उस पर मेम्ब्रेन बन करके वो अलग अलग सेल नहीं बनता है, बल्कि बस एक ही सेल में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है। ठीक है, ऐसे डिवीज़न को हम इस टाइप के जो ट्रोफोब्लास्ट है उसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइनियोशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ये सिंक्रोनाइज अपने पोजीशन में है ना, ऐसी पोजीशन को हम सिंक्रोनाइज पोजीशन बोलते हैं। तो इसी पोजीशन के बेस पे इसका नाम भी रखा गया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। देखो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आई नो, ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमको एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ताकि आप जैसे आपको पता ये लगाना है ना कि कैसे yolk sac बना, कैसे बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे कैविटी जो एमनियोटिक कैविटी वो सब कैसे बन रही है। तो जब तक हम इन स्ट्रक्चर के नेम नहीं जानेंगे तब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इन्हीं स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होकर अलग अलग नाम बनेगा और इन्हीं स्ट्रक्चर से वो चीज़ें फॉर्म होगी, इसलिए हमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा है, आपके ट्रोफोब्लास्ट में आपके दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया कि कैसा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं आई है, प्रॉपर सेल डिवाइड नहीं हुए हैं, ऐसे सेल को बोलेंगे सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। ओके, एक ऐसी सेल है जो कि प्रॉपरली डिवाइड है, प्रॉपर उसके न्यूक्लियस है अंदर, ऐसे सेल को बोलेंगे हम साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये आपके ट्रोफोब्लास्ट की बात हो गई। अब अंदर वाली बात कर लें। अंदर कौन है हमारा, अंदर हमारा ग्रुप ऑफ सेल था इनर सेलुलर मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट। इसके साथ क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके दो स्ट्रक्चर में, एक आपका बना देगा, ठीक है, एक आपका बना देगा हाइपोब्लास्ट, एक आपका बना देगा एंडोब्लास्ट। ये आपकी क्या स्ट्रक्चर है, ये आपकी हो गई है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एंडोब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि फटाक से बन जाए। ठीक है, ये बन गई हमारी एंडोब्लास्ट। ये बहुत ज़्यादा है भाई, लिखने में कम कर लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट, और ये हमारी क्या है, एंडोब्लास्ट। एंडोब्लास्ट। इस तरीके से आपकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होगी कब, आपके 8वें दिन। ठीक है, आपके 8वें दिन आपकी ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी इम्प्लांटेशन के बाद। इम्प्लांटेशन किस स्टेज में हुआ, इम्प्लांटेशन आपके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में हुआ। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या हुआ, उसमें आपकी दो ही लेयर थी, एक आपकी ट्रोफोब्लास्ट, एक आपकी इनर सेलुलर मास। अब उन सेल में डिवीजन होगा, जाहिर सी बात है डिवीजन होकर के स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। डिवीजन हुआ तो क्या बन गया, आपके ट्रोफोब्लास्ट का दो टाइप में बट गए, एक आपका बन गया साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक आपका बन गया सिंशियोट्रोफोब्लास्ट। और क्या हुआ, और आपकी जो अंदर वाली सेल थी इनर सेलुलर मास, वो डिवाइड कर गए आपके हाइपोब्लास्ट और एंडोब्लास्ट के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है। और आपकी जो बीच वाली कैविटी है वो वही कहलाएगी आपकी ब्लास्टोसील, जो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे भी अब चेंजेस आएंगे और आपका जो गेस्टेशन वाला पीरियड है वो साथ ही साथ चल रहा है। ठीक है, ऐड करेंगे यहाँ पर एक स्लाइड। ठीक है, यहाँ पर अब हम बना लेंगे उसके आगे वाला स्ट्रक्चर। उसके आगे क्या होगा, उसके आगे जैसा कि मैंने वही सेम कलर लेंगे हम लोग ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊपर वाला जो हमारा कलर था साइटोट्रोफोब्लास्ट का वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड में आपके न्यूक्लियस था, सेम स्ट्रक्चर है। अब अंदर वाले स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, तो मैं फिर भी यहाँ पे फटाफट से बना दे रही हूँ। ये आपका क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। साथ ही साथ बोलते जाएंगे क्लास में, 10-12 बार बोल लेंगे तो खुद ही प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आपकी हो जाएगी। क्या है ये, साइटोट्रोफोब्लास्ट है।
क्योंकि ये प्रॉपर सेल बन चुके हैं। और आपका जो अब अंदर वाला था ना, जो आपका हाइपोब्लास्ट और एंडोब्लास्ट, उस पर हम बात करेंगे अब, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा बना लेते हैं। क्या था ये आपका जो हाइपोब्लास्ट था ना, वो थोड़ा सा रोटी की तरह स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि जब आप रोटी को डालते हो तो रोटी कैसे हो जाती है, फूल जाती है, फूलने के बाद बीच में कैविटी बना लेती है ना। कैविटी बीच में जब रोटी का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर समझ लो, एक बलून को ही समझ लो। बलून कैसा होता है, बिल्कुल चिपका हुआ होता है। जब आप उसमें हवा भरते हो तो वो कैसा हो जाता है, फूल जाता है, बीच में क्या बन जाती है, कैविटी। जस्ट लाइक यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो हाइपोब्लास्ट था उसमें बीच में बन जाएगी आपकी कैविटी, और यहाँ पर आपकी इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम भी अलग हो जाएगा। जैसे जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, उनमें डिवीज़न या फिर उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन आएंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एमनियन। ठीक है, एमनियन। और इसके बीच में एक लिक्विड भरा होगा जिसको हम बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। अगर आप ये चैप्टर थोड़ा सा रीड करते हो एनसीईआरटी वगैरह, तो आपको पता होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है। ये बहुत डार्क ही कलर है, लाइट हुआ नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा फ्लूइड है जिससे क्या होगा, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है बेबी जो आपका फीटल है उसका जेंडर क्या है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगी, वो ट्विंस हैं, वो क्या, मतलब एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ फीटस इज मतलब नोन बाय एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है जब इम्प्लांटेशन हो चुकी है, 8वें 9वें दिन ये सब, मतलब जब भी 8वें दिन 9वें दिन ये सब चेंजेस आ रहे हैं, प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो बहुत से पेरेंट्स को ये जानना होता है कि भाई उसका जेंडर क्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो क्या प्रेगनेंसी कैरी हो सकती है कि नहीं। तो उसके लिए बेबी जो फीटल होता है उससे आपका एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं इंजेक्शन के थ्रू, और फिर उस फ्लूइड के थ्रू जो भी चीज़ें हैं वो पता चल जाती है आपके मेडिकल रिपोर्ट से। तो इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये आपका हो गया एमनियोटिक फ्लूइड, और ऊपर वाली लेयर हो गई आपकी एमनियन। यहाँ तक आपका हाइपोब्लास्ट में चेंजेस हो गया है, और होपफुली आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट कौन सा कलर था, कलर एक बार देख लें, ग्रीन था। अब एंडोब्लास्ट में क्या होता है, एंडोब्लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, एंडोब्लास्ट में क्या था, स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, जो साथ साथ स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंडोब्लास्ट में भी सेम चीज़ ही होती है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें भी उसी तरीके से कैविटी बन जाती है, यहाँ पर आपकी सेल रह जाती है, और जो ये आपकी ब्लास्टोसील वाली पूरी कैविटी है ना, इस कैविटी को पूरा कवर कर लेता है। ये बीच में आपकी कौन सी कैविटी थी, ब्लास्टोसील थी। अभी तक लास्ट स्ट्रक्चर में हम पढ़ते आ रहे थे ब्लास्टोसील के बारे में। ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर था, उसके बीच की जो कैविटी थी उसको ब्लास्टोसील बोला गया था। अब इस कैविटी को भी जो आपकी एंडोब्लास्ट है वो कवर कर लेगी, और इसके बीच में भर देगी एक फ्लूइड, जिसको हम बोलेंगे, जिस फ्लूइड को योक सैक, यही आगे जाकर क्या बनेगा आपका, यही आगे जाके आपका बनेगा योक सैक। ठीक है, जैसे कि आप वो वाले एग्स देखते हो ना चिकन वाले, उसके अंदर येलो येलो आपके वो पाई जाता है योक सैक, जो आगे जा कर के क्या बना देता है, वो छोटे छोटे चूजे निकलते हैं ना उससे, योक सैक से। उस तरीके से आपके ह्यूमन्स में भी योक सैक बनता है, इवन सारे एनिमल्स में बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा योक सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। पंजा कलर नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी इसको थिकनेस बढ़ाते हैं, फटाक से कलर हो जाए। ये आपका बन चुका है योक सैक, और आपका एमनियोटिक लेयर, ये सब पूरा फॉर्म हो चुका है। धीरे धीरे सेल का डिवीज़न होता जा रहा है, और डिवीज़न के साथ साथ आपकी ये जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होते जा रहे हैं, और आपके फीटल की डेवलपमेंट साथ ही साथ हो रही है। ठीक है, ये आपका बन चुका है आपका योक सैक।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके चेंजेस आ रहे हैं। आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, सोच रहे हैं आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाए। एक बार से जो भी हमने पढ़ा है वो उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या देखा था। आज की क्लास का टॉपिक था हमारा इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन। इम्प्लांटेशन में क्या किया था हमने, इम्प्लांटेशन के लिए वो जो जाइगोट बना था, जाइगोट भी, हाँ जाइगोट ही था वो आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उस जाइगोट का कैसे डिवीजन सेल का हुआ, कैसे वो पूरा यूट्रस में इम्प्लांट हुआ, उसकी आज प्रोसेस हमने पूरी पढ़ी है कि उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए, जो कि चेंजेस आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका ये वाला था स्लाइड, ठीक है, 5वीं, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे बना आपका क्लीवेज होकर के आपका जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद आपकी मोलर स्टेज आई, फिर आपकी ब्लास्टोसिस्ट आई, और आपकी ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज क्या हो गई, या आपकी जा करके इम्प्लांट कर गई आपके यूट्रस में। और यूट्रस में इम्प्लांट कहाँ पर हुई, आपके इंट्रोमेट्रियम लेयर में, जो कि कैसी है, ग्लैंडुलर है, और जो किसका सिक्रेशन करती है, ये आपका सिक्रेशन करती है आपके ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन इज नथिंग बट इज ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जैसा ग्लाइकोजन से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके बेबी का न्यूट्रिशन के लिए काम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका अब इस ब्लास्टोसिस्ट में चेंज आया, ब्लास्टोसिस्ट चेंज कर गया, आपकी 2 ट्रोफोब्लास्ट की स्ट्रक्चर बन गई, एक आपकी बन गई सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, एक आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट इसलिए क्योंकि सेल का पूरा मैच्योर बन चुकी है, और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट इसलिए क्योंकि वो अभी पूरी प्रॉपर सेल नहीं बनी है। उसके बाद आपकी ये 2 स्ट्रक्चर चेंज हो गई आपकी एम्ब्रियोब्लास्ट की, इनर सेलुलर मास की, किसमें, हाइपोब्लास्ट और इंडोब्लास्ट में। और हाइपोब्लास्ट और इंडोब्लास्ट का भी चेंज हमने देखा कि किस तरीके से ये अपनी कैविटी बनाते हुए अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती जा रही हैं। अब यही स्ट्रक्चर चेंज होते होते एक पूरे मैच्योर फिटल का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, इतना पढ़िए, रिवाइज कीजिए, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।